everyone, welcome to Academic Plus. This is part 7 of Electrochemistry class 12. And if you haven't watched previous parts, so link in the description below. So let's start. In this part, we are going to discuss about fuel cell. As in previous parts, we discussed about batteries, primary battery and secondary battery. Now let's talk about fuel cell. So the production of electricity by thermal plants is not that much efficient due to पॉल्यूशन. थर्मल प्लांट्स में क्या होता है, हमारे पास जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें हम कोल हम बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोल गैसेस इन सबको हम बर्न करते हैं. बर्न करने के बाद क्या होगा, इससे हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बर्निंग में क्या होगी, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी. ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको हम यूज़ करते हैं वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए. वाटर जो होगा हमारा H2O उसको हीट मतलब ये जो हीट उसको मिलेगी और वेपर्स में स्टीम में कन्वर्ट होगा. ठीक है, फिर उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करते हैं. देन हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. मतलब इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं लेंदी प्रोसेस है. और सेकेंडली इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. क्लियर है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं. एंड थर्ड, इसमें हमें उतना ज़्यादा एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती, बट स्टिल हम ये यूज़ करते हैं इन द लार्ज प्रोडक्शन. बट बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है. हमें कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को भी हेल्प ना हार्म ना करे. क्लियर है, तो इसलिए हमने एक और मतलब सेकेंडरी जो मेथड होता है हमने लिया गैल्वेनिक सेल का, क्योंकि हमें पता है इसमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इसमें पहले केमिकल वर्क हो रहा है, बर्निंग हो रही है, देन टरबाइन रोटेट कर रहा है, दैट इज मैकेनिकल वर्क हो रहा है, देन जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिए. मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है. तो अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम एक गैल्वेनिक सेल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है. गैल्वेनिक सेल में हमारी केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो कुछ इस तरह का प्रोसेस करके देखते हैं. तो इसमें हमने यूज़ करा है फ्यूल सेल, जिसमें हमने क्या करा है, एनर्जी ऑफ कंबर्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हमने डायरेक्टली एनर्जी को जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको डायरेक्टली हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है थ्रू अ फ्यूल सेल, जिसका हमने नाम फ्यूल सेल रखा. अब देखते हैं इसमें प्रोसेस क्या होता है. क्लियर है, तो इसका अब हम प्रोसेस चेक करते हैं. तो ये एक तो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फ्यूल जो है यूजेस इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर टू फॉर्म वाटर. फॉसिल फ्यूल्स में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस और वाटर गैस लेते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दो इनलेट्स हैं गैस के लिए, एक ये रहा. ठीक है, यहाँ से हमारी ऑक्सीजन गैस पास होगी एंड दिस वन फ्रॉम दिस हमारी ये हाइड्रोजन गैस पास होगी. क्लियर है. अब ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वो क्या है, वो एनोड है, एंड द पर्पल ये जो इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड. इसमें एक चीज़ आप हमेशा देना, यहाँ पे स्लाइटली छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, इनके बीच में पोर्स होते हैं. पोर्स आप बोल सकते हैं, होल्स आप बोल सकते हैं. क्लियर है, तो होल्स होंगे इसमें. तो जब H2 ये हम दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये है और यहाँ पे जो है ये पोर्स हैं, बहुत छोटे पोर्स हैं. तो मतलब ये हमारे पास इसलिए लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड और या फिर पोर्स हम बोलते हैं, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए. क्योंकि जब H2 और O2 डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये वाटर बना देंगे. पर हमें डायरेक्टली नहीं चाहिए, हमें जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करना. हमें अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो हमें कंट्रोल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है. तो कंट्रोल अमाउंट में प्रोड्यूस कराने के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया जिनमें होल्स हैं. यहाँ से H2 जब इसके अंदर जाएगा, क्लियर है, और ये हमें पता है एनोड है, तो एनोड में क्या होता है, रिडक्शन क्लियर कैंसिल कर दीजिए. एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन. क्लियर है, तो हमें पता है कि जब ये H2 एनोड में जाएगा तो H2 की रिएक्शन क्या होगी, H2 जो है H पॉजिटिव में कन्वर्ट होके 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. क्लियर है, यहाँ पे अगर हम हाफ कर दें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका. अब ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे वोल्टेज लगी हुई होती है. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से अगर हम इसको सही से बनाते हैं, एक बार अच्छे से हम इसको डायग्राम को शो करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम H2 है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरा है. क्लियर है, यहाँ पे हमारी वोल्टेज लगी होती है गैल्वेनिक सेल के लिए. अब क्या होगा, जब ये हमारी हाइड्रोजन गैस जब ये इस एनोड पे आके टकराएगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी. इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कहाँ होगा, टूवर्ड्स कैथोड. फिर यहाँ पे क्या आ रही है, O2 गैस आ रही है. यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. ठीक है, तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है. तो इससे देखिए हमें डायरेक्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल चुकी है. ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे ये H2 के वेपर्स गए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे अपने, यहाँ से O2 के वेपर है इलेक्ट्रॉन गेन करे, और यहाँ पे जो H2O2 मिलके वाटर बना देता है.
ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में, फिर वो रिलीज हो जाता है, उसको हम फर्दर किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस होता है ये फ्यूल सेल का प्रोसेस है। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं एक बार। रिएक्शन कैसे होती है इसकी, अगर हम देखें एट कैथोड पे, एट कैथोड पे हम रिएक्शन देखते हैं तो हमारा कौन जा रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वही बैलेंसिंग द इक्वेशन अगर हम करते हैं पहले, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर का भी फॉर्मेशन होगा, तो O2 प्लस H2 विल गिव OH नेगेटिव। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास 3 और हाइड्रोजन कितने 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो अगर यहाँ पे हम 2H2O करें तो अब देखें तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 4 एंड हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इस इक्वेशन ने, 4 नेगेटिव, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे। क्लियर है? इसकी अब हम नेक्स्ट देखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, H2 गैस आएगी, H2 गैस किस में कन्वर्ट होगी, H2O। ठीक है, ये मतलब कैसे दिखा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। H2 की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। यहाँ पे H की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। दैट मीन्स क्या हो, रिडक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे -1, तो क्या हो रहा है इसमें, रिडक्शन। दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है अपना। क्लियर है ना? इस तरह से हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, आपको ये इक्वेशंस लर्न करनी होगी। H2 अब बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस OH नेगेटिव बैलेंसिंग के लिए। अब देखते हैं ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 और यहाँ पे कर देंगे 2। क्लियर है? तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करें, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करें, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अब अगर हम चेक करते हैं कि ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी, तो हम देखते हैं ओवरऑल इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगी। देखो यहाँ पे 4OH नेगेटिव है, और सॉरी यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4OH नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे 4OH नेगेटिव है, तभी तो यहाँ पे 4 2 कितने हो गए 8, और यहाँ पे भी 4 2 8 4 5 6, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। बैलेंस कर लेना एक बार, बैलेंसिंग के बाद आप चेक कर लेना, यही है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 8, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, और यहाँ पे 4 8 हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पे 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे 4H2O से 2H, यहाँ पे कितने बचे 2H2O बचे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो जो हमारे ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो आएगी, यहाँ पे हम ओवरऑल इक्वेशन चेक करते हैं, वो आएगी हमारी, यहाँ पे क्या बच रहा है H2 प्लस यहाँ पे क्या है O2, दैट विल गिव, यहाँ पे क्या बचा 2H2। तो जो हमारी ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो ये। तो फॉसिल फ्यूल्स में जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है कि H2 और O2 मिलके वाटर वेपर्स बना रहे हैं, और जो उसके इलेक्ट्रॉन जो H2 ने लूज़ करें और ऑक्सीजन ने गेन करें, उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? Next is corrosion. Now what is corrosion? A slowly coats the surface of metallic object with oxides. What does this means कि एक मेटल होता है ना, कोई भी मेटालिक सरफेस होगा उसके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर जम जाती है। ठीक है, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आपने बहुत देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हम यूज़ करते हैं, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर हम यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर ब्रॉन्ज, ये सब क्या होता है, कोरोजन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, डैमेज हो जाती है बिल्डिंग। मतलब जैसे हमारा जो मेटल होता है ड्यू टू कोरोजन वीक होने लग जाता है। जैसे हम देखेंगे ब्रिजेस जो बनते हैं बड़े बड़े, अगर उसमें रस्टिंग हो जाएगी, लाइक उसमें कोरोजन हो जाएगा, आयरन में आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो वीक होने लग जाएगा, और एक टाइम कैसा आएगा कि वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कोरोजन होता क्या है, और सेकंड हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोरोजन ना हो मेटल में। तो सबसे पहले हम प्रोसेस पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी मेटल है लाइक आयरन है, इसके ऊपर कैसे ऑक्सीड या कोरोजन कैसे होता है, जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में होता है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें वाटर होना चाहिए, मीन्स वाटर प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके मेटल का कोरोजन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, आयरन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एनोड पे अगर हम देखेंगे प्रोसेस कौन सा होगा, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, जो हमारा आयरन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे फ्रॉम एनोडिक स्पॉट मतलब जहाँ एनोड से जब ये मूव करेंगे तो ये मेटल के थ्रू मूव करेंगे और दूसरे स्पॉट में जाएंगे मेटल के। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें ये एक मेटल है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका आयरन का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव करके दूसरे पार्ट में जाएंगे आयरन के, और दूसरे पार्ट में क्या करेगा ये, दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन तो है क्योंकि वो एयर में रखा होगा, और प्लस अगर उसमें वाटर के वेपर्स आ जाएं तो क्या होगा एट कैथोड पे, अगर हम देखें कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो जो ऑक्सीजन गैस होगी O2 वो वाटर में, क्या वाटर किस में डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव और H नेगेटिव, तो वाटर के H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके H2O लिक्विड बना देगी, और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है 2 रो, ठीक है। तो कितने यहाँ पे कितने 4 पॉजिटिव है, प्रोटॉन कितने 4 थे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होता है कि आयरन क्या हो गया है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर हम इसमें ओवरऑल इक्वेशन बनाते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारी, यहाँ पे देखेंगे पहले तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले हमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 2 आयरन प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल गिव 2 आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। ये किसकी रिएक्शन है, कोरोजन ऑफ आयरन की रिएक्शन है। तो आयरन क्या हो गया, आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि कोरोजन हो गया। क्लियर है। अब इससे इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब इसको प्रिवेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा हमारे पास। ये बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने ब्रिजेस बनाए, तो ऐसे तो आयरन की रस्टिंग होगी और वो वीक हो जाएगा और फिर उससे हमें फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत कॉस्ट, मतलब मनी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम 2 प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, द सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एट, फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफेयर। उस जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसको क्या करें, डायरेक्ट एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में आने ना दें। एटमोसफेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने का दें मतलब क्या है, एटमोसफेयर में क्या है, ऑक्सीजन। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो मेटल होगा हमारा वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो कैसे नहीं आ पाएगा, या तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स का पेंट कर सकते हैं, जैसे कि बिस्फिनॉल होता है। बिस्फिनॉल एक केमिकल है जिस पेंट में यूज़ करते हैं। तो अगर हम उससे उसको पेंट कर देंगे ऊपर, तो आयरन तुम्हारा नीचे, ऑक्सीजन ऊपर है, और इसके बीच में हमने पेंट कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, आयरन ऑक्सीजन, और ये प्रिवेंट हो सकता है। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, उसमें जिंक से कवर कर सकते हैं सरफेस को। जो भी हमारा आयरन सरफेस है, ये हमारा आयरन सरफेस है, इसके ऊपर क्या करें हम, जिंक की कोटिंग कर दें। क्लियर है। और यहाँ पे ऑक्सीजन तब इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने फ्यूल सेल एंड कोरोजन पढ़ा है, और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे या तो सॉलिड स्टेट या फिर हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।